मेरा नाम विवेक है। मैं एक बहुत ही बिगड़ा हुआ और घटिया इंसान था। ऐसा मैं बचपन से ही नहीं था। मेरे हालातों ने मुझे ऐसा कर दिया था। मैं अपनी जवान बहन के साथ रहता था। मेरी बहन को बचपन से ही पोलियो था। वो चल नहीं सकती थी। हम दोनों भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी बहन घर में रहकर घर की देखभाल करती थी और जिस तरह से भी होता था घर के काम कर लिया करती थी। बचपन में ही हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले गए थे। पेरेंट्स के ना होने की वजह से मैं बहुत बिगड़ गया था। गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था। उनकी गलत संगत को अपना लिया था। इस तरह मैं एक बिगड़ा हुआ और घटिया इंसान बन गया था। अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो मेरी परवरिश अच्छे तरीके से करते। शायद मैं ऐसा बिल्कुल ना होता। मेरी बहन सारा दिन घर में अकेली रहती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझसे लोग कहते थे कि तुम अपनी बहन की शादी कर दो। शादी होने के बाद वो अपना घर बसा लेगी। आखिर ऐसे कब तक अपनी बहन को घर में बिठाए रखोगे? एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही है। मगर मैं कहता था कि मेरी बहन लंगड़ी है, उसको कौन रिश्ता देगा, उससे कौन शादी करेगा। मुझे समझाने वाले कहते कि इकलौती तुम्हारी बहन ही ऐसी नहीं है जो इस दुनिया में लंगड़ी है। ऐसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो लंगड़ी हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, जो आंख से देख नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती। उनकी भी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में सुखी रहती है। अगर तुम अपनी बहन की शादी ये सोचकर नहीं करोगे कि वो चल नहीं सकती, तो इस तरह उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, तो इस तरह उसका परिवार आगे बढ़ेगा और वो अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ बिजी हो जाएगी। इस तरह वो सारी जिंदगी तुम्हारे काम नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन ने सारी जिंदगी तुम्हें खाना बनाकर खिलाया है, तुम्हारे सारे काम किए हैं। उसने कभी तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी नहीं की। तुम जो कुछ भी करते हो उसे उस बात का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है। तुम्हें उसकी खुशी की खातिर उसकी शादी करनी पड़ेगी। ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी। बात भी सही थी। आखिर इस दुनिया में न जाने कितनी ऐसी लड़कियां थीं जिनके अंदर कोई न कोई कमी थी और वो अपने ससुराल में सुखी थी। यही सोचकर मैंने अपनी बहन का रिश्ता लगा दिया था। मेरी बहन देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं भी बहुत स्मार्ट था, क्योंकि हम दोनों के मम्मी पापा भी बहुत खूबसूरत थे। हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स पर गए थे। मैंने अपनी बहन की शादी अपने दोस्त के ही एक जानने वाले के साथ कर दी थी। मेरी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो मैं घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब मुझे और भी ज्यादा बेफिक्री हो गई थी, क्योंकि जब मेरी जवान बहन घर में रहती थी तो मैं घर के एक दो चक्कर लगा लिया करता था या फिर उसे घर का थोड़ा वह सामान लाकर दे दिया करता था। अब मैंने घर में आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था। इसी तरह मेरी बहन की शादी को 2 महीने गुजर गए, मगर मैंने उसकी खबर लेने की कोई कोशिश नहीं की कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है भी या नहीं। मेरी जिंदगी तो इसी तरह याशी में गुजर रही थी। मैं एक से एक बिगड़े हुए काम कर रहा था। मैं शराब पीता, सिगरेट पीता, जुआ खेलता और वो सारी गलत काम करता था जो एक घटिया इंसान करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते थे। मैंने इस गलत दुनिया में कदम रखने की शुरुआत एक अनोखे काम से की थी। वो काम ये था कि मैं कोठे पर लड़कियों को ले जाकर बेचता था। एक हफ्ते में एक लड़की को बेच दिया करता था तो मेरे पास एक हफ्ते का खर्चा आराम से निकल आता था। मैं किसी भी लड़की को अपना टारगेट बना लेता और उसका पीछा करता। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उसे किडनैप कर लिया करता था और फिर उसे कोठे पे ले जाकर बेच देता। कोठे से मुझे लड़की बेचने पर ढेर सारे पैसे मिलते थे। लेकिन अब मैंने हाल फिलहाल में एक नया बिजनेस शुरू किया था। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियां विदेश में सप्लाई करने लगा था, जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मेरी बहन की शादी को 1 साल हो गया था और इस पूरे 1 साल में मैंने अपनी बहन की कोई खबर नहीं ली थी और ना ही मेरी बहन मेरे घर आई थी। मैं तो उसकी शादी करने के बाद उसको भूल चुका था। लेकिन एक दिन अचानक मेरी बहन की लाश हमारे घर आई। उस समय मैं घर में नहीं था। पड़ोसियों ने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं घर पर गया तो अपनी बहन की लाश को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। लोगों ने कहा कि तुम्हारी बहन की लाश इसका पति छोड़ गया है।
तुम्हारी बहन के पति ने काफी देर तक यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार किया। जब तुम नहीं आए तो वो उसकी लाश को यहाँ पर छोड़कर चला गया। हमने तुम्हारा नंबर ट्राई किया था, मगर तुम्हारा नंबर लग ही नहीं रहा था। जैसे ही लगा तो तुम्हें फौरन बता दिया। तुम्हारी बहन का पति कह गया है कि उसके पास तुम्हारी बहन के क्रियाकर्म करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसका क्रियाकर्म तुम कर देना। और उसने बताया था कि तुम्हारी बहन एक बड़ी बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। मगर फिर पड़ोसियों ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पड़ोस की एक औरत ने मुझे 1 महीने की बच्ची लाकर दी और कहा कि ये तुम्हारी बहन की बेटी है। इसका पति हमें इसे दे गया था, कहा था कि इसके भाई को दे देना। वो कह गया है कि वो इसको नहीं पाल सकता क्योंकि उसके पास इसकी परवरिश के भी पैसे नहीं हैं। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी बहन की शादी कितने घटिया इंसान के साथ की थी। इसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी थी। मैंने जब अपनी बहन की शादी की तो लड़के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली थी और ना ही उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड चेक किया था। मेरे दोस्त ने मुझे रिश्ता बताया और मैं अपनी बहन की शादी आंख बंद करके कर दी थी। बेचारी मेरी बहन न जाने किन किन परेशानियों से गुजरी होगी। ये बच्ची जो मेरी गोद में थी, ये मेरी बहन की बेटी थी। मैं उसको लेकर घर आ गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बच्ची का क्या करूं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके पिता के हवाले इसे कर दूंगा, क्योंकि ये बच्ची उसकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बहन के ससुराल गया तो वहां मुझे ताला लगा हुआ मिला था। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये लोग तो यहाँ से जा चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। सुना है कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर आ गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटी सी बच्ची की परवरिश किस तरह से होगी। ये बच्ची बिल्कुल मेरी बहन की तरह खूबसूरत थी। मुझे इस बच्ची की वजह से 2 दिन लग गए थे। मैं घर से बाहर तक नहीं निकला था। बार बार इसको दूध बनाकर दे रहा था और बार बार इसका ख्याल रख रहा था। मैं तंग आ गया था। इससे पहले मैंने कभी किसी बच्चे का ख्याल नहीं रखा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस बच्चे की वजह से मेरा कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। मेरे दोस्त घर आए तो मैंने उसको सारी बात बताई। मेरे उस दोस्त को भी मेरी बहन के पति के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसने उसकी शादी करवाई थी। अब मैं इस बच्ची का क्या करता, क्योंकि इसका ख्याल रखने के लिए मेरे घर में कोई भी नहीं था और अब ये मेरे हवाले थी, तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे एडवाइस दी कि तुम एक काम कर सकते हो, तुम इस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, वहां के लोग इसकी देखभाल करेंगे। इस तरह से ये वहां पर सेफ भी रहेगी और तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आखिर तुम कब तक इसके साथ घर में बंद रहोगे? ऐसे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे भी अपने दोस्त की बात ठीक लगी थी, इसलिए मैं अपनी बहन की बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ आया था। मुझे इसी तरह गलत काम करते करते 14 साल गुजर गए थे और पुलिस आज तक मुझे और मेरे दोस्तों को नहीं पकड़ पाई थी। अगर कभी हम पुलिस के हवाले लग भी गए थे तो पैसे देकर हम लोग बच जाते थे, क्योंकि इस दुनिया में पैसे की ऐसी वैल्यू है कि आप कितने ही गलत काम कर लो, पैसा भरने के बाद ना तो कुछ गलत रहता है और ना ही कुछ सही। फिर तो गलत सही हो जाता है और सही गलत हो जाता है। इस तरह मेरे आगे की जिंदगी गुजर रही थी। मैं खूब माला माल हो गया था और मेरा विदेश में लड़कियां सप्लाई करने का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। इन 14 सालों में मुझे अपनी भांजी की भी याद नहीं आई थी। जैसे मैं अपनी बहन को उसकी शादी करने के बाद भूल चुका था, इसी तरह से अपनी भांजी को भी अनाथ आश्रम भेजने के बाद मैं भूल गया था और मैंने कभी पलटकर उसकी खबर नहीं ली थी। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि विदेश की कुछ पार्टी को 10 लड़कियां चाहिए और 1 महीने के अंदर अंदर हमें कहीं न कहीं से 10 लड़कियों का अरेंजमेंट करके उन्हें देना था। इस तरह से हमें काफी प्रॉफिट होगा। हम सारे ही दोस्त बिगड़े हुए थे और सभी दोस्त एक से एक गलत काम करते थे। मैं सोच में पड़ गया था, क्योंकि पिछले दिनों मैं कुछ लड़कियां दूसरे शहर से किडनैप करके लाया था। वो लड़कियां कम उम्र की थीं। उनको जवान करने के लिए हम एक अजीब तरह का कैप्सूल खिलाया करते थे। वो कैप्सूल खाते ही लड़कियां 2 महीने बाद जवान होने लगती थीं। कम उम्र की लड़कियों को मैं कैप्सूल खिलाने के बाद मैं उन्हें इतना आदी कर दिया करता था कि वो मेरे इशारे पर नाचने लग जाती थी। ऐसी खूबसूरत और कहना मानने वाली लड़कियों को भी विदेश में सप्लाई कर दिया करता था
और करोड़ों रुपए कमा लेता था। अब भी मेरे दोस्त ने मुझसे 10 लड़कियों की डिमांड की थी, जबकि मेरे पास मुश्किल से 8 लड़कियां थीं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि 2 लड़कियां कहाँ से किडनैप करूं, क्योंकि मैं शहर चेंज करता रहता था। कभी कहीं तो कभी कहीं रहता था। जिस शहर में इन दिनों मैं रह रहा था, वहां पर मैंने 8 लड़कियां किडनैप कर ली थीं। 8 लड़कियां किडनैप होने के बाद शहर में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ था और पुलिस का पहरा भी बहुत सख्त था। फिर मैंने स्कूल से लड़कियों को पकड़ने का फैसला लिया, क्योंकि स्कूल का जो चौकीदार था वो मेरी जान पहचान वाला था। वो स्कूल के अंदर से कुछ पैसे लेकर लड़कियों को गायब करवा देता था और उनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था। इसलिए कभी कभी वो मेरे काम आ जाता था। मुझे देखकर स्कूल का चौकीदार खुशी से खड़ा हो गया, क्योंकि मेरी सूरत में उसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। जब मुझे लड़कियों की कमी पड़ती थी तब मैं इस शहर में आ जाता था। अब तो इन दिनों मैं इसी शहर में रह रहा था, इसलिए यहाँ से लड़कियों को पकड़ना मेरे लिए आसान हो गया था। मैंने उस कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों के बारे में उससे कहा तो वो कहने लगा, पिछले साल कुछ नई लड़कियों का एडमिशन हुआ है, मैं उनमें से कोई नई लड़की आपको दिलवा दूंगा। एक लड़की ने तो 1 हफ्ता पहले ही इस स्कूल में एडमिशन लिया है, बहुत ही खूबसूरत है, उसे देखकर आप खुश हो जाओगे। इस बात पर मैं बेफिक्र हो गया था। इन दिनों मैं लड़कियों को देखने या फिर उठाने का काम खुद नहीं कर रहा था, बल्कि मैंने उन्हें पकड़ने के लिए कुछ लड़के लगाए हुए थे, वही ये काम कर रहे थे। मैंने अपने साथी से लड़की लाने के लिए कहा और खुद वहां से आ गया था। मेरा साथी इस काम में माहिर था और वो लड़कियों की खूबसूरती और उनकी शरीर सेहत के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें हमारे ठिकाने पर लाता था। उस दिन तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया था, वहीं जहां पर मेरा घर था, क्योंकि मेरे पास और भी काम थे। लोगों को दिखाने के लिए मैंने बिजनेस का काम शुरू किया हुआ था, ऑफिस बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद जब मैं लौटा तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि 2 लड़कियां अड्डे पर आ गई हैं। वैसे भी हमें 2 लड़कियों की ही जरूरत थी। उन लड़कियों को भी वही कैप्सूल दिए जा रहे थे जो उनको सेहतमंद बनाकर रखती और उनकी खूबसूरती को और बढ़ाती। मैं बेफिक्र हो गया था। मेरे दोस्त ने बताया कि इस बार मैंने इन लड़कियों में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी है, तुम भी देखोगे तो खुश हो जाओगे। अब की बार सारी ही लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। इन लड़कियों को सप्लाई किया जाएगा तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मेरे दोस्त ने इस लड़की के बारे में बड़े अजीब तरीके से कहा तो मैं चौंक गया था। पहले चौकीदार ने भी यही बात की थी, अब मेरा दोस्त भी यही बात कह रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, एक बार लड़की को देख लो, बाद में फिर तुम पछताओगे कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था कि मैं हर बार पकड़ने वाली लड़कियों को सप्लाई करने से पहले एक बार उनको खुद देखता था। अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती तो मैं उसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कुंवारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की की भी अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे। मैं खूबसूरती का दीवाना था। मैंने अपनी जिंदगी में किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की थी, क्योंकि आजकल मोहब्बत में भी सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल होना ही रह गया है, और ये काम तो मैं बिना मोहब्बत के भी कर रहा था, इसलिए मुझे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं थी। उस समय मैं अपने दोस्त की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। फिर मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मैं उस लड़की को जरूर देखना चाहूंगा जिसके बारे में सब बार बार तारीफ कर रहे हैं। वो खुश हो गया। जब मैं उसके साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई गई लड़की को देखकर मैं सच में हैरान रह गया था। ये लड़की वही थी जो चौकीदार ने हमें स्कूल से पकड़वा के दी थी, मगर मेरे हैरान होने की वजह इसकी खूबसूरती से कुछ अलग भी थी। वो खूबसूरत लड़की जो मुश्किल से 14 साल की थी, उसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई थी। उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी बहन के जैसी थी, मेरी वही बहन जो 14 साल पहले मर चुकी थी। मैंने सुना था कि हर इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद हैं। मुझे लगा कि मेरी बहन की जैसी दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। वो बच्ची डरी सहमी हुई सी मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस 14 साल की कम उम्र लड़की का बाजू दबोच लिया और उसे अपने साथ बाहर ले आया। वो डरी हुई सी मुझे देख रही थी, मगर उसने कोई शोर नहीं किया था। मेरा दोस्त कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उसे देखते ही दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत लड़की है ना जाने जवान होकर क्या गजब ढाएगी। मेरा दोस्त मुझे देखकर
ऐसे गर्व से बोल रहा था जैसे उसमें इसी का कमाल हो। मैंने सर उठाकर उससे कहा कि दोबारा इस लड़की की तरफ मत देखना। मैं इस लड़की को अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। ये आज से मेरे साथ रहेगी और इसे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे शब्दों पर मेरा दोस्त हैरानी से मुंह खोलकर मुझे देखता रह गया था। खूबसूरत लड़कियों पर मैं हक जरूर जताता था, मगर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी। मैं खुद इस्तेमाल करने के बाद वो लड़की मैं अपने दोस्तों को सौंप देता था, मगर उस समय मेरे सीरियस चेहरे को देखते हुए मेरा दोस्त खामोश हो गया। मैं उस लड़की को अपने घर ले गया। वो सारे समय खामोश और डरी सहमी सी मेरे साथ रही। वो मुझे हैरानी से देख रही थी। उसने चीखने चिल्लाने की भी कोशिश नहीं की थी। बड़े से बंगले में मैं अकेला ही रहता था। घर में अगर कोई होता तो सिर्फ नौकर चाकर ही होते थे। मेरे कुछ दोस्त हमेशा मेरे घर पर ही डेरा डाले रहते थे। मैं उस लड़की को घर ले आया तो घर के सारे नौकर भी हैरान रह गए थे, क्योंकि मेरे घर के नौकर मेरी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, मगर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे खिलाफ कोई बात कर सके। मैं घर के नौकरों को बता दिया था कि अच्छा सा खाना तैयार करो, मेरे मेहमान के लिए अच्छा सा खाना बनाया जाए। मैं इस लड़की को चमकती हुई आंखों से देख रहा था। मैंने घर में सारे नौकरों को बता दिया था कि ये लड़की अब हमारे ही घर में मेरे साथ रहेगी। मैंने सोच लिया था कि इस लड़की के जवान होने तक मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। तब तक मुझे इसके जवान होने का इंतजार करना होगा। मैंने घर के नौकरों से कहा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें इस लड़की का ख्याल रखना है। न जाने क्यों इस लड़की को देखकर मुझे बार बार अपनी बहन की याद आ रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं इसकी परवरिश अपने घर में करूंगा। इस लड़की के साथ मेरा एक अजीब सा अटैचमेंट हो गया था। मैं इसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहता था। ये लड़की नासमझी से इधर उधर देख रही थी। उस समय इसके होश इतने उड़े हुए थे कि वो मेरी बात भी नहीं समझ पा रही थी। नौकरों ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने उसके लिए अच्छे से कपड़े मंगवाए। इतने सालों से मैं खुद को इस दुनिया में अकेला समझता रहा था और मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। आज पहली बार मैं किसी के लिए इतना फिक्रमंद हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है और मुझे इस लड़की से एक अपनापन महसूस हो रहा था। घर की नौकरानी ने इस लड़की को अच्छी तरह से तैयार कर दिया था। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार इस लड़की को देख रहा था। उसे देखते हुए मेरी नजरों के सामने बार बार मेरी बहन का चेहरा घूम रहा था। मैंने ठान लिया था कि मैं इस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इस लड़की को अपने घर में हमेशा रखूंगा और इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं कम उम्र और जवान लड़कियों का धंधा करने वाला एक 35 साल का जवान मर्द एक कम उम्र की बच्ची के बारे में ये सब सोच रहा था। रात हुई तो मेरे घर मेरे दोस्त आ गए थे। मेरे उस दोस्त ने इन सारे दोस्तों को भी जरूर इस बच्ची के बारे में बता दिया होगा, इसीलिए मैंने उस बच्ची को नौकरानी से कहकर कमरे में बंद करवा दिया था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों की आदत को अच्छी तरह से जानता था। वो भी मेरी तरह ही बिगड़े हुए थे, क्योंकि मेरी इस्तेमाल की हुई लड़कियां उन्हें फ्री में मिला करती थी। वो कहने लगे, यहाँ हम वही हीरा देखने आए हैं जिसकी खूबसूरती के तुम पागल हो गए हो और उसे अपने घर ले आए हो। ऐसा पहली बार हुआ है तुम किसी लड़की को अपने घर लेकर आए हो, वरना हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकलकर सीधा एयरपोर्ट जाती आई है। मैंने गुस्सा होते हुए उन दोस्तों को देखा। हालांकि वो हर लड़की के बारे में इसी तरह की बातें किया करते थे। मैंने आज से पहले तो कभी बुरा नहीं माना था, मगर इस लड़की के लिए न जाने क्यों मुझे अपने दोस्तों की बातें बहुत बुरी लग रही थी और गलत लग रही थी। मन कर रहा था कि मैं अपने दोस्तों का इन बातों पर मुंह तोड़ के रख दूं। उन्हें आइडिया नहीं था कि मैं एक जवान लड़की के बजाय बच्ची को घर लाया था। वो लड़की नहीं बच्ची थी और वो बिकाऊ नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि तुम लोगों में से किसी को भी उसकी तरफ नजर उठाकर देखने की कोई जरूरत नहीं है और अपना ये शौक लेकर तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने सीरियस होकर कहा तो मेरे दोस्त हैरान होकर मुझे देखने लगे, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी कोई ऐसी बात अपने दोस्तों से नहीं कही थी। मेरा एक दोस्त हंसकर कहने लगा, लगता है वो बच्ची ज्यादा ही खूबसूरत है। उसे देखने के बाद तो तुम इतनी पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो। मैंने हैरान होते हुए अपने दोस्त को देखा और कहा कि मैं लड़कियों पर अपना पैसा खर्च करता हूँ, अपना समय बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी फ्री में तुम सबको मजे लेने देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं
कि तुम हर लड़की पर अपना हक जताने बैठ जाओ। मेरे शब्दों ने मेरे दोस्तों को हैरान कर दिया था। मैंने कहा, अगर आज के बाद भी कोई लड़की खूबसूरत हुई और मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मैं जरूर तुम लोगों को मजे लेने दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में कभी सोचना भी मत। उसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूंगा, वो सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टूक शब्दों पर मेरे दोस्तों ने सिर हिला दिया। कहने लगे, अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमारे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो। अच्छा, अपना मूड खराब मत करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे थे, मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे। मैं भी थोड़ी देर में सब कुछ भूल गया था, मगर हमारे घर की नौकरानी थोड़ी देर बाद उस बच्ची को लेकर मेरे पास आ गई। कहने लगी, मालिक, मैं इस बच्ची के सोने का इंतजाम कहाँ करूं? मैंने अभी तक इसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया, क्योंकि आपने मुझे अभी इस बारे में बताया नहीं था। नौकरानी मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैंने जल्दी से पहलू बदला, क्योंकि वो बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त घूर घूर कर उस बच्ची को देख रहे थे। उसका खूबसूरत रंग उस समय दमक रहा था। हवस के दरिंदों को कभी भी उम्र से फर्क नहीं पड़ता। मेरे अय्यास दोस्त भी उस बच्ची से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोगों को वापस जाना है तो चले जाओ, मैं भी किसी काम से जा रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों को टालने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन मेरे दोस्त जमकर बैठ गए। कहने लगे, आज रात हम तुम्हारे साथ ही यहीं रुकने वाले हैं। मेरे दोस्त अचानक अपना इरादा बदल चुके थे। मैं ठिठक कर रह गया था। मुझे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि इस बच्ची को देखने के बाद उनकी नीयत में बदलाव आ चुका था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हो, जबकि मैं तो यहाँ पर नहीं रहूंगा। शायद मैं सारी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूं। मैंने अपनी भौंगे चढ़ाकर अपने दोस्तों को देखा तो वो हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। तुम इस घर में हो या ना हो, हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रात गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या प्रॉब्लम होने लगी है? एक दोस्त ने हंसते हुए बच्ची को देखा और बोला, शायद इस बच्ची के आ जाने के बाद तुम हमें अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं रहा है। दूसरा दोस्त कहने लगा, तुम कहना क्या चाहते हो कि जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ आना मना है? अपने दोस्तों की बातों पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी जिंदगी यहाँ रहेगी, इसलिए तुम ऐसा ही समझ लो, क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है और मैं तुम लोगों को अब यहाँ रहने की परमिशन नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ शब्दों में कहते हुए मैंने नौकरानी को देखा और कहा कि इस बच्ची को मेरे कमरे में ले आओ, वो मेरे कमरे में ही रहेगी, मैं इसे अपने पास सुलाऊंगा। मैंने इस समय फैसला किया था, क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहां से भेजने की कोशिश करूंगा, इस हिसाब से तो वो आज की रात मेरे घर से हिलने वाले नहीं थे। उनके साथ मैं अपना काफी समय गुजार चुका था, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता पहचानता था। मेरी तरह उनके जिस चेहरे पर नजर पड़ जाती थी, वो भी उसे हासिल करके ही रहते थे। मेरे फैसले पर मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर नौकरानी परेशान हो गई और मुझसे झिझक कर कहने लगी, मालिक, मैं इस बच्ची को आज की रात अपने क्वार्टर में सोने के लिए ले जाती हूँ। कल से इसके लिए अलग कमरा तैयार कर लूंगी। मुझे उसकी इस तरह से एडवाइस देना बहुत बुरा लगा था। मैंने उसे गुस्से में कहा, मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्सा करने पर नौकरानी धीरे से कहने लगी, मालिक, आपके दोस्तों की नजर बहुत बुरी है और आप भी तो नशा करते हो। ऐसा ना हो कि आपके नशे का फायदा उठाते हुए आपके दोस्त इसे यहाँ से ले जाएं और आप भी उसके साथ कुछ गलत ना कर बैठो। इसलिए आपको सावधानी से काम लेना चाहिए। आप मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बच्ची का ख्याल रखूंगी। नौकरानी मुझे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी एक औरत थी और इस मामले की नजाकत को अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन मैं उसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त बड़े आराम से मेरे सामने बैठे हुए थे। उनका तो यहाँ से जाने का इरादा मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा था। मैं अपने दोस्तों की मौजूदगी में उस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज नहीं भेज सकता था। मेरी सख्ती पर नौकरानी खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर अपने दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं जानता था कि मेरी मौजूदगी में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस बच्ची को हाथ भी लगाए। मुझे घमंड था कि मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ। काफी देर तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ बातें करता रहा। मुझे अपने दोस्तों का भरोसा बार बार परेशान कर रहा था। उनके शैतानी दिमाग से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था। वो कोई चाल चलने के इंतजार में थे, जबकि मैं भी सावधान हो चुका था। उन्होंने मुझसे शराब पीने के लिए कहा
तो मैंने सिर्फ एक गिलास ही पी थी। उसके बाद मेरे पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई और मैं बात करने के लिए चला गया था। एक गिलास